बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी वीएस 4 ईयर प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर में जो 2022 में पेपर हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। सो प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी कोर्स कोड है जी इसका 203 और पुराना कोड है इसका 109। तो इसके इंशाल्लाह सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर्स दूंगा विद डिस्कशन, और आखिर पर मैं आपको एक्सटेंसिव क्वेश्चंस भी इसके बताऊंगा। तो टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल, तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें +923466139239। आपने क्या करना जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ, अपनी क्लास के नाम के साथ आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे। तो मैं आपको अपने फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा, जहां पर आपको इंशाल्लाह पीडीएफ की फॉर्म में भी नोट्स वगैरह मिल सकते हैं, और इसके अलावा भी हेल्पिंग मटेरियल मैं आपको इंशाल्लाह वहां पर वक्तन फक्तन प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो हम चलते हैं इस डिस्कशन की तरफ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या था? इमेजिन टू एडजेसेंट सेल्स, द लेफ्ट वन विद अ वाटर पोटेंशियल ऑफ -0.5 मेगापास्कल एंड द राइट वन विद अ वाटर पोटेंशियल ऑफ -0.2 मेगापास्कल। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पास्ट पेपर्स में आ चुका है, तो इसलिए आप पास्ट पेपर जरूर देखें। और उसका भी अगर आपको इन केस पीडीएफ चाहिए या हार्ड कॉपी चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये था जी, विल द वाटर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? डेफिनेटली यू नो कि वाटर मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो -0.2 मेगा पास्कल हाई कंसंट्रेशन है, -0.5 मेगा पास्कल क्योंकि लो कंसंट्रेशन है, तो इसी वजह से वाटर मूव करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जैसे लिखा हुआ है, as water always move from the area of high potential to the area of low potential, so it will move from right to left, as right one has the high water potential with -0.2 megapascal, then the left one with a -0.5 megapascal। क्वेश्चन नंबर 2 भी रिपीटेड है, ये भी क्वेश्चन पहले भी आ चुका है 2000 आई थिंक 19 या 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। अ फार्मर इज ट्राइंग टू ग्रो कॉर्न बट हैज डिफिकल्टी गेटिंग एक्सेस टू वाटर फॉर द इरिगेशन। Her region gets a lot of rain in the spring, so when she plants the seeds, the soil is nice and moist। तो बारिश हुई और उस वक्त जब बीज उसने बोए थे तो उस वक्त पानी के अंदर यानी सॉइल के अंदर काफी ज्यादा पानी भी था, मॉइस्चर था। बट नो रेन फॉल्स ड्यूरिंग द समर। तो लेकिन गर्मियों में क्योंकि बहुत गर्मी हुई और बारिश नहीं हुई, सो व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोइंग, जब प्लांट्स ग्रो कर रहे थे, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स शी हैज मैनेज्ड टू ग्रो टॉल हेल्दी लुकिंग प्लांट्स, बट ऑल्दो दे फ्लावर दे सेट फ्यू सीड्स। यानी सीड्स कम उसके निकलते हैं, या इन अदर वर्ड्स यूं कह लें फल कम पैदा होता है। तो हम क्या क्या इसको मशवरा दे सकते हैं? सो व्हाट एडवाइस कैन यू गिव दिस फार्मर टू हेल्प हर गेट अ गुड ग्रेन हार्वेस्ट नेक्स्ट ईयर? तो आप उसका आंसर ही दो तीन बातें उसको मेंशन कर सकते हैं। ये मैं जैसे कहा प्रीवियस जो हमारे पास वीडियोस हैं उसमें भी मैं आपको ये बात डिस्कस कर चुका हूँ। सो क्रॉप्स ग्रोन इन द ड्राई लैंड फार्मिंग रीजन्स आर कल्टीवेटेड विदाउट द यूज ऑफ सप्लीमेंटल इरिगेशन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। Simply put, dry farming crops is a method of producing crops during the dry season। तो ड्राई सीजन में क्योंकि प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम वहां पर ड्राई सीजन की क्रॉप्स को ग्रो करवाने का उसे मशवरा देंगे बाय यूजिंग द मॉइस्चर स्टोर्ड इन द सॉइल। क्योंकि जो पीछे बारिशें हुई हैं, सो उस वक्त का जो मॉइस्चर है, जिसको हम सॉइल कैपेसिटी भी कहते हैं, तो वो क्योंकि मौजूद है, फील्ड कैपेसिटी उसको एक्चुअली कहते हैं। जो मॉइस्चर रह जाता है फील्ड के अंदर, खेत के अंदर, तो उसको फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। तो वो क्योंकि मौजूद रहता है, तो इसलिए ड्राई क्रॉप जो है वो वहां पर ड्राई क्रॉपिंग जो करवाएंगे उसमें, या ड्राई फार्मिंग करवाएंगे, उस वक्त उस मॉइस्चर का उस पौधे को फायदा हो जाएगा। सो स्टोर्ड इन द सॉइल फ्रॉम द प्रीवियस रेनी सीजन। दूसरी बात उसको आप क्या बता सकते हैं? ड्राई फार्मिंग क्रॉप्स आर अ सस्टेनेबल मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन by using soil tillage to work the soil, which in turn brings up water। The soil is then compacted to seal the moisture in। और तीसरी बात, the objectives of tilling the soil include seed bed preparation, water and soil conservation and weed control। तो ये सारी बातें उसको हेल्प कर सकती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव कैम प्लांट्स। कैम इज एन एब्रिविएशन ऑफ क्रासुलोसिन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो हम लोग जी इसकी बात करते हुए मेंशन करेंगे कि इज अ फोटोसिंथेटिक एडेप्टेशन टू द पीरियोडिक वाटर सप्लाई अकरिंग इन प्लांट्स इन एरिड रीजन्स। एरिड रीजन्स कहते हैं जहां पर बारिशें कम होती हैं, हवाएं ज्यादा चलती हैं। और इन ट्रॉपिकल एपीफाइट्स जैसे कि ऑर्चिड्स हैं, इसी तरह से ब्रोमिलियड्स हैं। सो इन चीजों को क्रासुलोसिन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स में इनको रखा जा सकता है। सो दूसरी तरफ हम आ जाएं तो प्लांट्स यूज कैम टू डिफरेंट डिग्रीज, सम आर ऑब्लिगेट है,
So that is they use only CAM in photosynthesis. इसके अलावा वो कोई और पाथवे शो नहीं करते, जैसे आपने पढ़ा होता है C3 पाथवे, C4 पाथवे, लेकिन अगर कोई प्लांट सिर्फ CAM पाथवे ही शो कर रहा है फोटोसिंथेसिस में तो उसको हम ऑब्लिगेट CAM प्लांट का नाम देंगे. ऑल्दो दे वेरी इन द अमाउंट ऑफ कार्बनिक एसिड दे आर एबल टू स्टोर एज ऑर्गेनिक एसिड. दूसरी तरफ आ जाए, दे आर समटाइम्स डिवाइडेड इनटू अ स्ट्रॉन्ग CAM एंड वीक CAM प्लांट्स ऑन दिस बेसिस. और दूसरी तरफ जी फैकल्टेटिव की बात करेंगे तो वो एक से ज्यादा कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं. सो डिस्क्राइब द ऑप्शनल यूज ऑफ CAM फोटोसिंथेसिस, यानी वो एक से ज्यादा पाथवे शो कर सकते हैं. सो टिपिकली अंडर कंडीशंस ऑफ ड्रॉट स्ट्रेस इन प्लांट्स दैट अदरवाइज एम्प्लॉय द C3 और C4 फोटोसिंथेसिस, तो वो भी आपको इसमें मिल सकती है. सो इन इट्स क्लीनेस्ट फॉर्म द अप रेगुलेशन ऑफ द CAM इज फुली रिवर्सिबल अपॉन द रिमूवल ऑफ स्ट्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. नंबर 4, व्हाट इज द एविडेंस दैट फोटोफाइटोक्रोम्स इज द प्राइमरी फोटोरिसेप्टर्स. यू नो कि दीज आर द पिगमेंट्स, ब्लू पिगमेंट्स हैं और ये फोटोपेरिडिज्म के अंदर फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं. तो आप किस तरह से एविडेंस दे सकते हैं कि दे आर द प्राइमरी फोटोरिसेप्टर्स. तो इसके आंसर में आप कह सकते हैं फोटोपेरिडिज्म इज द रिस्पांस ऑफ प्लांट्स टू द, पहले तो आप डिफाइन करें फोटोपेरिडिज्म को. सो इज द रिस्पांस ऑफ प्लांट्स टू रिलेटिव लेंथ्स ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड. The pigment involved in photoperiodism is phytochrome. So phytochrome detects the presence or absence of light as it involved in the regulation या regulating seed germination and initiation of flowering. दूसरी बात, studies have demonstrated that phytochrome is the primary photoreceptor. बहुत सारा काम हुआ इस पे और लोगों ने इसको बकायदा तौर पर ऑब्जर्व किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फोटोरिसेप्टर्स का रोल प्ले करता है इस प्रोसेस में. फॉर एग्जांपल, स्टडीज यूजिंग द म्यूटेंट्स ऑफ द मॉडल प्लांट Arabidopsis thaliana which lack functional phytochrome. इसमें क्योंकि जब उसको म्यूटेशन की वजह से या म्यूटेशन के बाद उसमें फाइटोक्रोम की कमी हो गई तो क्या देखा गया कि they have shown that plants are unable to control the flowering time with light signals. तो इससे पता चला कि फाइटोक्रोम वाकई रिस्पॉन्सिबल भी है और जरूरी भी है. सो डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट द फाइटोक्रोम इज नेसेसरी फॉर द फोटोपीरियोडिक कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग. एक और बात कि फर्दर मोर स्टडीज हैव शोन दैट व्हेन अ डिफरेंट फोटोरिसेप्टर जैसे कि क्रिप्टोक्रोम को यूज किया गया सो इज एक्टिव, इट कैन ओनली पार्शली ओवरकम द एब्सेंस ऑफ फाइटोक्रोम, सजेस्टिंग दैट फाइटोक्रोम इज द primary photoreceptor involved in the photoperiodism. Next question number 5, आंसर पहले आ गई, क्वेश्चन बाद में. Distinguish between acclimation and adaptation to the abiotic stress. इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस पूछा गया है. आप कॉलम बनाकर भी डिफरेंस लिख सकते हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो एक्लिमेशन और अडेप्टेशन में क्या डिफरेंस है? बोथ डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एक्यूस्टोम्ड टू अ न्यू एनवायरनमेंट. तो दो नई एनवायरनमेंट को ना एडजस्ट करना, तो इसी को हम कहते हैं एक्यूस्टोम्ड. तो उसमें ये दोनों चीजें आ सकती हैं. और चेंजेस इन ओल्ड एनवायरनमेंट इवन दो दे साउंड वेरी सिमिलर, देयर बायोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल डेफिनेशंस डिफर. अब वो डिफरेंस क्या है? एक्लिमेशन इज द नॉन हेरिटेबल फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन. इसका इनहेरिटेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसका फिजियोलॉजी से स्पेशली ताल्लुक होता है, फंक्शन से ताल्लुक होता है, दैट अकर ओवर द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. वाइल अडेप्टेशन का ताल्लुक स्पीशीज से होता है और इसका ताल्लुक बकायदा तौर पर इनहेरिटेंस से भी होता है. तो इज अ ग्रेजुअल परमानेंट चेंज दैट इज एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्पीशीज सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी. दूसरी बात, एक्लिमेशन इज अ क्विक टेम्पररी चेंज या टेम्पररी चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड once the previous conditions are met. तो अगर पुरानी वाली कंडीशंस दोबारा से आ जाएं तो वो जो चेंजेस आई होती हैं वो दोबारा खत्म हो जाती हैं और इस चीज को एक्लिमेशन कहते हैं. while adaptations are special features that allow a plant or animal to live in the particular place or habitat. तो in other words इनको हम permanent changes भी कह सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, डिफाइन सॉइल प्रोफाइल. रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली दफा भी आ चुका है, यानी कि प्रीवियस पेपर्स में भी आ चुका है. सॉइल प्रोफाइल को हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो लेयर्स होती हैं सॉइल की, हॉरिजॉन्स उनको हम बोलते हैं, उसी के सीक्वेंस को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं. सो इज अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल दैट डिपिक्ट्स ऑल ऑफ इट्स हॉरिजॉन्स. सो सॉइल प्रोफाइल एक्सटेंड्स फ्रॉम द सॉइल सरफेस टू द पेरेंट रॉक मटेरियल. एंड पर बेड रॉक होता है. ओके, द regolith includes all of the weathered material within the profile. The soil profile has 4 distinct layers. हम इनको हॉरिजॉन्स भी बोलेंगे, जीरो हॉरिजॉन, इस तरह से ए हॉरिजॉन, फिर बी हॉरिजॉन, फिर इसी तरह से सी हॉरिजॉन, और समटाइम हम ये वाले वर्ड बोलते हैं जो कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट रॉक एंड बेड रॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर विंड ब्रेक्स. नाम से ये अंदाजा हो रहा है जो ट्रीज होते हैं स्पेशली उनको यूज किया जाता है जिनका बोर बहुत ज्यादा होता है, जिनका डायमीटर ज्यादा होता है, तो उनको यहाँ पर यूज किया जाता है विंड के प्रेशर को ब्रेक करने के लिए. सो विंड ब्रेक्स आर लीनियर प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड shrubs designed to provide the economic, environmental and community benefits. The primary purpose of most wind breaks is to slow the wind, which creates some more beneficial conditions for soil
क्रॉप्स, लाइवस्टॉक, वाइल्ड लाइफ एंड पीपल, तो उनके लिए फायदा होगा। सो विंड ब्रेक ऑल्सो कॉल्ड, इनको एक और नाम भी आप लोग याद रख लें, शेल्टर बेल्ट का नाम भी हम यूज करेंगे। ट्रीज आर श्रब्स प्लांटेड इन द रोड टू स्लो और रीडायरेक्ट द विंड, सो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, उसके प्रेशर को भी कम कर सकते हैं। सो विंड ब्रेक्स में आल्सो इंक्लूड द फेंसेस, अर्थ बम्स, वॉल्स एंड पेरिनियल और एनुअल क्रॉप्स एंड ग्रासेस, तो हम लोग इसमें पौधों के अलावा कुछ और भी चीजें जैसे फेंसेस हैं, अर्थ बम्स हैं, इनको वॉल्स हैं, दीवारों को बना दिया जाए, तो ये चीजें भी विंड ब्रेक्स में आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जी, व्हाट आर सन कार्ड्स? सो सन कार्ड्स क्या है जी? सन कार्ड कॉमन डिसऑर्डर है, एक्सपोज थिन बार्क ट्रीज, श्रब्स एंड अदर प्लांट्स, उसके ऊपर ये आपको नजर आ सकता है। सो डेड पैचेस फॉर्म ऑन द सन एक्सपोज ट्रंक, तो अगर धूप बहुत ज्यादा पड़ती रहेगी एक जगह पर, एक स्टेम के ऊपर, ट्रंक पर, तो उसमें पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे। एंड लिम्स ऑफ यंग ट्रीज ऑफन दोज रिसेंटली ट्रांसप्लांटेड टू ओपन एरियाज, सो फ्रॉम नर्सरीज, तो अगर नर्सरी से उसको किसी ओपन एरिया में ट्रांसफर किया गया है और धूप बहुत ज्यादा है, सनलाइट बहुत ज्यादा है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये कंडीशन आपको नजर आ सकती है, वेयर दे वर शेडेड बाय द नियर बाय ट्रीज, और उसके अलावा उसके साथ साथ उसके ऊपर कुछ ट्रीज का शेड भी मौजूद है, तो प्रॉपर लाइट भी नहीं पड़ी, और अगर पड़ी है तो बहुत हाई इंटेंसिटी की पड़ी है। और एक और चीज इसमें आप ऐड करेंगे, दी सन कार्ड डेवलप्स व्हेन हाई टेम्परेचर्स एंड हाई लाइट इंटेंसिटीज कॉज रैपिड इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर from flower petals and is often confused with the botrytis blight. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे जी, लीव्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स लिविंग अंडर वाटर डिवाइड ऑफ स्टोमेटा, जो सबमर्ज प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर स्टोमेटा नहीं होते। लीव्स दैट फ्लोट इन द वाटर हैव स्टोमेटा इन द अपर सरफेस, तो वो अपर सरफेस पर अपने स्टोमेटा रखते हैं, ग्रोइंग इन कांटेक्ट विद द एयर, बट लैक देम इन द सरफेस दैट इज इन कांटेक्ट विद द वाटर, तो एरियल लीव्स हैव स्टोमेटा इन बोथ सरफेसेस। अब आप इसी बात को एक्सप्लेन करेंगे, सिंपल सी बात है, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। अब ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? वाटर का अमाउंट को रेगुलेट करना, अगर ज्यादा है उसको कम करना, कम है तो ज्यादा करना। सो इन द सबमर्ज्ड टाइप ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स ऑल पॉन्ड प्लांट पार्ट्स आर प्लेस्ड इन वाटर, क्योंकि सारा कुछ ही पानी के अंदर है, तो स्ट्रोमेटा की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रोमेटा का मेन फंक्शन पहली बात तो ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वैसे तो अंदर लाना, लेकिन वो डिसॉल्व फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है उसके लिए इसकी भी जरूरत नहीं थी। सो दे डू नॉट डू ट्रांसपायरेशन, बट इन फ्लोटेड प्लांट्स दे हैव स्ट्रोमेटा टू परफॉर्म द ट्रांसपायरेशन। और दूसरी बात कि एक्वाटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड देयरफॉर स्ट्रोमेटा आर नॉट फाउंड इन द लोअर एपिडर्मिस, तो सिर्फ ऊपर होंगे, नीचे नहीं होंगे। एंड स्ट्रोमेटा आर फाउंड इन द अपर एपिडर्मिस बिकॉज फॉर डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे मैंने कहा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाना, ऑक्सीजन को बाहर निकालना, मेन फंक्शन उनका ये था, सो बिटवीन द लीफ एंड द एटमॉस्फेयर। और एक और चीज जैसे मेंशन है जिसमें कि एरियल प्लांट्स नीड टू एडजस्ट द लॉस ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द वाटर, और मैंने कहा कि इसी चीज को हम ऑस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। लास्ट क्वेश्चन था जी 2022 के पेपर में, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइटोक्रोम्स, और ये अगेन देखें रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि इससे पहले भी पेपर्स में आ चुका है कि फाइटोक्रोम प्लांट पिगमेंट्स हैं, प्रोटीन पिगमेंट्स हैं, ब्लू पिगमेंट्स हैं, दे एब्सॉर्ब द रेड लाइट, फार रेड लाइट एटसेट्रा, सो एंड देन इनिशिएट्स द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज गवर्निंग द लाइट सेंसिटिव प्रोसेसेस जैसे कि जर्मिनेशन, ग्रोथ, फ्लावरिंग एटसेट्रा। सो एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, जिसको हम लोग P660 भी कहेंगे और PR भी कहेंगे, और इस तरह से P730 भी कहेंगे और PFR भी कहेंगे, तो रेड एंड फार रेड। और दूसरी एक और चीज इसमें ऐड करेंगे जी, दे रेगुलेट द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, जिसको हम फोटोब्लास्टी कहते हैं, the synthesis of chlorophyll and elongation of seedlings, the size, shape and number and movement of leaves and the timings of flower in the adult plants। और ये आपको डायग्राम में अब फाइटोक्रोम्स का कुछ रोल नजर आ रहा है, उनकी फॉर्म्स नजर आ रही हैं, PR, PFR, जो कि इंटर कन्वर्टेड हैं या इंटर कन्वर्टेबल है, तो आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं और इस तरह से ये प्रोसेस के अंदर हेल्प करते हैं। लास्ट पे चलेंगे जी एक्सटेंसिव क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था जी, डिफाइन बायोकेमिकल साइकिल्स, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स इन डिटेल्स। हमें नाइट्रोजन साइकिल भी लिखना पड़ेगा, हमें कार्बन साइकिल भी लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा शॉर्ट करके दोनों को मेंशन करेंगे। 10 नंबर का ये क्वेश्चन था, तो दोनों साइकिल्स पूछ लिए गए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था जी, रोल ऑफ हार्मोन्स एंड मेटाबोलाइट्स इन फोटोपेरियोडिज्म, ये भी पहले आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ये भी रिपीटेड है, ये दोनों देखें चीजें पूछ ली गई थी, 10 नंबर का क्वेश्चन था। और लास्ट बात थी एक्सप्लेन मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द लोकल एरिया। तो ये था 2022 का पेपर। उम्मीद है आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी और आप लोग इसको फाइनल एग्जाम के लिए अपनी प्रेपरेशन की लिस्ट में शामिल रखेंगे इस क्वेश्चंस को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ब्लेस्ड, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।